हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लीगल पॉड। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीआई एपीपी की एक नई लेक्चर सीरीज और उसमें पहला एक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब ये एक्ट समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि डर्टी मनी को आप क्लीन करते हो। अब डर्टी मनी यानी ऐसा पैसा जो हम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट करते हैं, उस डर्टी मनी को लॉन्डर करके क्लीन बनाना इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जैसे कि आप अपने डर्टी कपड़ों को क्लीन करने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, उसी तरह से डर्टी मनी यानी जो भी मनी क्रिमिनल एक्टिविटी से आई हो उसको क्लीन मनी या अनटेंटेड मनी, साफ सुथरा पैसा दिखाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग हमारा 3 स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपने डर्टी मनी को एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करते हैं। लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में आप प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मूविंग प्रोसेस में जो आपका मनी है वो वॉश हो जाता है, जिससे कि वो एक लेजिटिमेट इनकम लगने लगता है। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं हम स्मर्फिंग। स्मर्फिंग में क्या होता है, अगर एक बड़ा चंक है डर्टी मनी का, बहुत बड़ा चंक है डर्टी मनी का, उस चंक को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे अमाउंट्स में। ओके, एंड उसको अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। अब ये अमाउंट इतना छोटा होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है किसी को भी सस्पिशियस नहीं लगता है, तो कोई भी इस चीज के लिए अलार्म रेज नहीं करता है। इस तरीके से ये पूरा बड़ा सा अमाउंट हमारे लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है हमारा लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग जो है सेकेंड फेज है हमारे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक सोफिस्टिकेटेड सीरीज बना रहे हो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिससे कि आप रियल ओनर पता ही ना कर पाओ उस पर्टिकुलर पैसे का। जैसे ये है हमारा डर्टी मनी, इसको मैं दूसरे अकाउंट में डालूंगी, फिर मैं इसको किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में डालूंगी, फिर इस पैसे से मैं कोई रियल एस्टेट खरीदूंगी, अब रियल एस्टेट बेच के मैं कोई और दूसरी कंट्री के अकाउंट में डालूंगी, फिर वो दूसरी कंट्री के अकाउंट से पैसा निकाल के कोई शेल कंपनी बनाऊंगी। सो ये इतना कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस बन जाता है एक टाइम पे कि इसका रियल ओनर या ओरिजिन कहाँ से है ये पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या है हमारा थर्ड फेज? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे ही पैसा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, वो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनते ही वो पैसा हमारा लीगल टेंडर बन जाता है। अब इसको क्रिमिनल्स जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, तो अब उनको उसको लेजिटिमेटली इंटीग्रेट करना होता है किसी तरह से। तो वो कैसे करते हैं, हाई वैल्यू एसेट्स खरीद लेते हैं जैसे आर्ट वर्क या रियल एस्टेट। तो जब ये कर लिया जाता है तो इस प्रोसेस के बाद उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लीगल फंड्स कौन सा है और इलीगल फंड्स कौन सा है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीएमएलए एक्ट का प्रियम्बल क्या बोलता है। तो प्रियम्बल जो है वो किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड करता है, और इस एक्ट के 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, दूसरा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसको कॉन्फिस्केट करना, और थर्ड है कि जो भी इंसिडेंटल मैटर्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रेगुलेट करना। अब ये जो एक्ट है वो वैक्यूम में तो काम नहीं करता, इसका एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली की पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम एक्शन ऑफ 1990 में इनके मेंबर्स को बोला गया था कि ड्रग ट्रैफिकिंग और उससे रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लीजिए। फिर जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुई 1998 में उसमें बोला गया कंट्रीज को या मेंबर स्टेट्स को कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल
के लिए लॉज और प्रोग्राम्स बनाए। तो इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा इंडिया लेकर आया PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, जो कि डील करता है सेक्शन 1 से। टाइटल ऑफ द एक्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक्सटेंट कहाँ है? होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट क्या है? कब किस डेट पे ये एक्ट कमेंस हुआ था? दैट इज 1 जुलाई 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। आज हम सारे सेक्शंस कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही सेक्शंस कवर करेंगे जो हमारे लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा अटैचमेंट का, सेक्शन 2D, जो कि अटैचमेंट के बारे में बात करता है। अटैचमेंट का मतलब है कि अगर अथॉरिटी कोई प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है, यानी वो उस प्रॉपर्टी को फ्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रीज हो गई है वो प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है ये अभी फाइनल नहीं हुआ। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि ये प्रॉपर्टी को कोई भी सेल नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता, प्लेज नहीं कर सकता। कोई भी लीगल या फिजिकल मूवमेंट जो उस प्रॉपर्टी को कंसील या डिस्पोज करे वो डिसअलाउ किया जाता है बाय लॉ। इसका मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2FA, जो बात करता है बेनिफिशियल ओनर। अब ये जो बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट है ये मनी लॉन्ड्रिंग का हार्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से एनी इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट of a reporting entity or on whose behalf a transaction is conducted is a beneficial owner. It includes a person exercising ultimate effective control over a juridical person. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी का नाम है ए। अब कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं, ऑल्दो वो कंपनी के नाम पे हैं, पर मिस्टर बी जो हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, आइदर थ्रू उनके शेयर्स या उनके वोटिंग पावर या किसी और तरीके से। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे मिस्टर बी बन जाएंगे बेनिफिशियल ओनर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है सेक्शन 2 क्लॉज HA, जो की बात करता है क्लाइंट का। क्लाइंट बोलता है पर्सन एंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विद अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स बेनिफिशियल प्रिंसिपल ऑन हुज बिहाफ अनदर एक्ट्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा SBI बैंक। इसमें मिस्टर एक्स का एक अकाउंट है। तो इस सिचुएशन में SBI हो गया हमारा रिपोर्टिंग एंटिटी और मिस्टर एक्स हो गए क्लाइंट। अब डेफिनेशन बेनिफिशियल प्रिंसिपल भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब अगर मिस्टर एक्स बहुत ओल्ड है, ठीक है, और इनके बिहाफ पे इनका बेटा मिस्टर ए जो है रिपोर्टिंग एंटिटी या SBI से डीलिंग्स करता है मिस्टर एक्स के लिए, तो मिस्टर ए तो क्लाइंट है ही, पर जो बेनिफिशियल प्रिंसिपल है यहाँ मिस्टर एक्स, वो भी क्लाइंट कहलाएंगे इस सिचुएशन में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं वो है सेक्शन 2 क्लॉज RA, जो बात करता है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन उन केसेस के लिए है जहां जो क्राइम है वो दो सिचुएशन में हो रहा है। क्राइम या तो इंडिया में हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है। अब अगर क्राइम इंडिया में हो रहा है तो जो इसका सेकेंड पार्ट है प्रोसेस का, मनी का, क्राइम इंडिया में हुआ, पैसा मनी जो है वो निकल के दूसरे कंट्री में जा रहा है। ठीक है, या फिर क्राइम इंडिया के बाहर हुआ पर पैसा इंडिया में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस में जो क्राइम हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो या तो इंडिया में क्राइम हुआ और फिर पैसा निकल के गया दूसरी कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री में क्राइम हुआ और पैसा आया इंडिया में। तो दोनों केसेस में ये कहलाएगा ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो बात करता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की।
अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस एक्चुअली होता क्या है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा पैसा ओके या प्रॉपर्टी जो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से जनरेट हुई है, ठीक है। तो यू हैव सम प्रॉपर्टी और मनी, ठीक है, आइदर प्रॉपर्टी और मनी जो आप कहां से जनरेट कर रहे हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो कि एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, कोई भी ऑफेंसेस जो इस एक्ट के शेड्यूल में दिए हुए हैं उसको हम बोलेंगे शेड्यूल्ड ऑफेंस। कोई भी पैसा या प्रॉपर्टी जो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस के कारण क्या हो रही है, जेनरेट हो रही है, ठीक है, और आप उसको कंसील कर रहे हैं यानी छुपा रहे हैं, या आपके पास वो पैसा है यानी आप पोजेस कर रहे हैं, उसको कंसील कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, या आप इस क्रिमिनल प्रोसीड को अक्वायर कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, या फिर आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, साफ सुथरा दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड मनी, तो आप गिल्टी हैं ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये जब कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो आप जानबूझकर, आपको नॉलेज है, नोइंगली असिस्ट कर रहे हो या नोइंगली उसका पार्ट हो, या एक्चुअली आप उसमें इन्वॉल्व हो, या आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व होने की या असिस्ट करने की या पार्ट लेने की, ठीक है। तो नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि अगर आप इनमें से किसी एक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हैं तो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर रहे हैं। यानी आपने कुछ नहीं किया, आपने वो सिर्फ उस पैसे को छुपाया, या वो आपने अपने अलमारी में रख लिया, या आपने उससे जाकर कुछ खरीद लिया, ठीक है। अगर आप किसी एक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हैं इनमें से, तो आप कहलाएंगे गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बोलता है the process activity connected with proceed of crime is a continuing activity and continues as long as the person enjoys the proceed। इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से 2010 में एक घर खरीदते हैं और 2025 तक आप उस घर से क्या कर रहे हैं, रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये पीरियड, इसको बोला जाएगा कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कि 2025 तक आप मनी लॉन्ड्रिंग कर ही रहे हैं। ये नहीं माना जाएगा कि 2010 में ही आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके बाद तो नहीं की। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और लिमिटेशन डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। अब है हमारा सेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। जो स्टैंडर्ड पनिशमेंट है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सिंपली बोलता है कि आपको तो पहली बात रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, मिनिमम 3 साल की होगी, मैक्सिमम 7 साल की होगी, और प्लस फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। फाइन पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, वो डिसाइड करेगा हमारा कोर्ट, ओके। अब बोलता है कि अगर आपने जो ऑफेंस किया है वो किसी भी तरह से पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल इन द एक्ट, ठीक है, ये मेनली डील करता है हमारा एनडीपीएस एक्ट से। अगर इसके अंदर आपने ऑफेंस किया है तो मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। दिस इज व्हाट योर सेक्शन नंबर 4 टॉक्स अबाउट, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात करता है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन की। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। यहां से हम सिविल प्रिवेंटेटिव मैकेनिज्म देख रहे हैं कि कैसे स्टेट हमारी प्रॉपर्टीज को फ्रीज करता है। इसमें किस अथॉरिटी के पास पावर होती है अटैचमेंट की? सेक्शन बोलता है कोई भी डायरेक्टर, ओके, या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर कैन अटैच अ प्रॉपर्टी, ओके। सो अथॉरिटी क्या है हमारे पास, डायरेक्टर या ऑफिसर नॉट बिलो डेप्यूटी डायरेक्टर। अब अटैचमेंट करने के लिए ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है। अब रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए, सबसे पहला वो किसी मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए, ओके। सेकेंड पॉइंट, वो आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करना है कि क्या रीजन है और क्या बिलीव करने का रीजन। पहला पॉइंट ये कि कोई पर्सन है जिसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, पोजेशन में है, और वो उस प्रोसीड को कंसील कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, डील कर सकता है किसी तरह से जो कि
जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी वो उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे में जब अटैचमेंट करेगी अथॉरिटी तो वो 180 डेज से मैक्सिमम की प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते। सो 180 डेज इज द मैक्सिमम टाइम फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली ये अटैचमेंट तभी की जा सकती है जब शेड्यूल्ड ऑफेंस के रेस्पेक्ट में या तो सेक्शन 173 के अंडर पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट मैजिस्ट्रेट को भेजा गया हो, या कोई ऑथराइज्ड एजेंसी ने कंप्लेंट फाइल की हो, या फॉरेन कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के अंदर सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेंट फाइल की गई हो। यानी सिस्टम ये इंश्योर करती है कि बिना कोई क्रिमिनल बेस के सिर्फ सस्पिशन पे अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन भी दिया गया है इस पे कि अगर ऑफिसर को लगता है कि अभी अटैचमेंट नहीं किया गया तो कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर फ्रस्ट्रेट हो सकती है, तो वो इमीडिएटली अटैचमेंट कर सकते हैं टू अवॉइड दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। ओके, अब थर्ड प्रोवाइजो बोलता है कि जब आप 180 डेज कैलकुलेट करोगे ना इस अटैचमेंट के, तो अगर हाईकोर्ट ने उस ड्यूरेशन में कोई स्टे पीरियड लगाया हो तो वो एक्सक्लूड कर देना, और स्टे वेकेट होने के बाद एक्स्ट्रा 30 डेज एक्सीड कर सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, अब आता है हमारा फॉरवर्डिंग ऑफ ऑर्डर। अब जिस ऑफिसर ने अटैचमेंट की है उसको इमीडिएटली अटैचमेंट ऑर्डर प्लस सपोर्टिंग मटेरियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवेलप में फॉरवर्ड करना होता है। ओके, ये एक इंटरनल चेक है ताकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अनलिमिटेड या अनचेक्ड पावर ना आए। अब जो अटैचमेंट होता है वो हमारा 180 डेज में लैप्स हो जाता है, अनलेस हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है कुछ और ऑर्डर देगी इस बिहाफ पे। अब ये हमारा 5 क्लॉज 4 सिंपली ये बोलता है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई और कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जिस भी पर्सन का उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट हो, उनको आप रोक नहीं सकते अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करने से। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है जिस ऑफिसर ने प्रोविजनली अटैच किया प्रॉपर्टी को 30 डेज के अंदर ऑफ द अटैचमेंट उनको एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी जिसमें सारे फैक्ट्स और रीजनिंग सब कुछ बताया होगा कि अटैचमेंट क्यों किया गया, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 6 जो बात करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की। ओके, तो सबसे पहली बात, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करता है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस एक्ट के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या है इन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का? एक चेयरपर्सन रहेंगे और 2 मेंबर्स रहेंगे। ओके, अब ये जो 2 मेंबर्स हैं उसमें से एक हमारे लॉ वाले रह सकते हैं, दूसरे एक रह सकते हैं जो फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हो। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर जो लीगल मेंबर हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, या फिर वो इंडियन लीगल सर्विस के ग्रेड 1 पोस्ट के मेंबर हो। ओके, जो हमारे फाइनेंशियल या अकाउंटेंसी वाले मेंबर हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी बाय रूल्स। अब जो हमारे चेयरपर्सन है वो होते हैं अपॉइंट मेंबर्स के में से एक। सेकंड पॉइंट बोलता है बेंच एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है बेंचेस एक्सरसाइज करती है। अब इन बेंचेस में या तो 1 मेंबर रहेगा या 2 मेंबर्स अलॉन्ग विद आवर चेयरपर्सन। ऑर्डिनरीली बेंच जो है न्यू दिल्ली और अदर प्लेसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां पे बैठेंगे, और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि हर बेंच का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। ओके, नाउ चेयरपर्सन जी के पास पावर होती है कि वो एक बेंच से दूसरे बेंच में मेंबर का ट्रांसफर कर सके, और चेयरपर्सन या कोई मेंबर एक केस को एक 2 मेंबर बेंच में भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उस केस का नेचर ऐसा है तो। ना टेन्योर होता है चेयरपर्सन या मेंबर का 5 इयर्स का, मैक्सिमम एज होती है हमारी 65 की। सैलरी, अलाउंसेस, टर्म्स सब प्रिस्क्राइब करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर एक बार वो ज्वाइन कर लें सर्विस तो उनके टर्म्स, सैलरी, अलाउंसेस चेंज नहीं कर सकते टू द डिसएडवांटेज। ओके, नेक्स्ट है अगर कोई वैकेंसी होती है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रिप्लेसमेंट। एक्टिंग चेयरपर्सन की जब बात आती है, जैसे अगर चेयरपर्सन हमारे प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू इलनेस या कोई और कॉज, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ऑफ द बेंच वो डिस्चार्ज करते हैं चेयरपर्सन फंक्शंस।
नेक्स्ट आती है रेजिग्नेशन की बात। जो हमारे चेयरपर्सन है, चाहे या फिर वो मेंबर हो, वो रिजाइन कर सकते हैं नोटिस देकर, ओके। और उनको अपना पोस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा अप टू 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस, और जब तक उनके सक्सेसर ज्वाइन नहीं करते या फिर जब तक उनका टर्म एक्सपायर नहीं होता, विच एवर इज अर्लीस्ट। नेक्स्ट इज रिमूवल। अब अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही, बट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देम, ओके। नेक्स्ट, जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं वो चेयरपर्सन जैसे एक्ट करेंगे अंटिल हमारे नए चेयरपर्सन अज्यूम्स द ऑफिस, ओके। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।